हेलो एवरीवन, स्टडी किडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। आज हमारे साथ है बहुत एक स्पेशल गेस्ट यशवंत शर्मा जी, जो रेलवे में सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे पोस्टेड है और ये सोलापुर डिवीजन में है फिलहाल में। तो ये वेलकम करते हैं यशवंत शर्मा जी का और पूछते हैं कैसे उन्होंने इस जॉब को ज्वाइन किया, क्या उनकी हर्डल्स है लाइफ में, क्या इस जॉब की प्रोफाइल क्या है, अगर आपको भी इस जॉब में आना है तो आपको कैसे कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वेलकम शर्मा जी। थैंक यू निशांत जी, थैंक यू। देखिए, मेरा नाम तो सर ने बताया ही है, यशवंत शर्मा। मैं सीनियर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे शोलापुर डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल में अभी पोस्टेड हूँ। जॉब को अप्रॉक्सीमेटली 4.5 साल से ऊपर हो चुका है, 4.5 साल हो चुके हैं जी सर। तो सबसे पहले आपकी जॉब पे जाने से पहले हम शुरुआत करेंगे कि अगर हम बात करें आपका एजुकेशन जो था वो कहाँ से था, आप बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हो, कॉलेज आपका कैसा रहा? मैं जो मेरा सबसे पहले नेटिव टाउन है वो राजस्थान में दौसा शहर है। मैं शहर का ही रहने वाला हूँ और मैंने जो मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं, एजुकेशन है, वो वहीं से स्टार्ट करी थी। 10th भी वहीं से किया। 10th के बाद में मैंने हमारे नर्सिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट होता है वो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, वो कंपलसरी लेना पड़ता है। अगर आप वो ले सकते हैं तो एक्चुअली नर्सिंग में 2 तरह के कोर्स होते हैं। एक होता है बीएससी नर्सिंग, जिसमें आपको बीएससी और साथ जो ग्रेजुएशन है वो रहती है और साथ में नर्सिंग के लिए 4 साल का कोर्स रहता है। और एक रहता है जीएनएम, वो डिप्लोमा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, वो डिप्लोमा कोर्स रहता है 3 साल का। उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा। इन केस अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको कंपलसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना पड़ेगा। तो मैंने 10th के बाद में 11th 12th वहीं मेरे शहर से, दौसा शहर से करी। उसके बाद में मैं, जैसे हर किसी का सपना होता है बायो लेने के बाद में डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर बनने के लिए 1 साल जयपुर तैयारी करी इनोवेशन में। उसके बाद सेकेंड ईयर मैंने एलन कोटा में जाके स्टडी करी। बहुत सारे रीजंस थे कि बीच में मुझे स्टोन हो गया, स्टोन की वजह से मेरी सर्जरी हुई, तो मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एमबीबीएस में। उसके बाद में मैंने नर्सिंग प्रोफेशन में आने का सोचा। शुरुआत में तो मैं जानता ही नहीं था कि नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो क्या होता है। किसी ने गाइड किया कि आप ठीक है डॉक्टर नहीं बनता है, कोई बात नहीं, आप नर्सिंग में चले जाइए। अगर नर्सिंग में आप जाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा सैलरी रहता है, बहुत अच्छे जो काम है वो भी बहुत अच्छा रेपुटेड काम है, रिस्पेक्टेड जॉब है। एक जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छी है। अपने गांव में आपने सुना होगा कि अपन कंपाउंडर बोलते हैं, वही कंपाउंडर वाली जॉब जो रहती है उसको ही बात है। लोगों को इंटरेस्ट क्रिएट हो तो उससे पहले मैं ना जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं जी, पे ग्रेड और सैलरी की बात करते हैं, और रेलवे में अगर पोस्ट पे हायरार्की में रखें तो उसकी बात करते हैं। उसके बाद मेरे को लगता है फिर हम बोल पाएंगे कि अगर आपको नर्सिंग में आना है, बिकॉज मेरे को लगता है एमबीबीएस में जाने के लिए आपके पास एक हेफ्टी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए। इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो प्राइवेट कॉलेजेस में जो एमबीबीएस की फीस है वो बहुत ज़्यादा है। अभी प्रेजेंट में भी और पहले भी, जब हम तो आज से 8-9 साल पहले भी बहुत ज़्यादा थी, अभी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही है। तो उन सब यंगस्टर्स के लिए जो जिनका नहीं हुआ और जिनको ऐसा लगता है कि इतना बर्डन फैमिली पे या लोन लेके वो चीज़ करना ठीक नहीं है, तो पहले हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, बहुत अच्छी खासी है। तो उसके बाद क्या पता आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो। तो सबसे पहले आप जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ, फिर आप पे ग्रेड के बारे में। मेरा जॉब प्रोफाइल है वो नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन में आता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। डॉक्टर्स के बाद में जो डॉक्टर पेशेंट आता है हॉस्पिटल के अंदर, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट आता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस करते हैं किसी भी डिजीज के लिए। वो डायग्नोसिस होने के बाद में जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो ट्रीटमेंट जो देते हैं वो नर्सिंग स्टाफ देते हैं। जो कंपाउंडर लोग बोलते हैं, मैं थोड़ा सा मिथ एक दूर करना चाहूंगा लोगों का, वो कंपाउंडर होता है फार्मासिस्ट। एक्चुअली फार्मासिस्ट का काम होता है पेशेंट को मेडिसिन देना। नर्सिंग स्टाफ इज बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन है, बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन है। हम डॉक्टर की एडवाइस पे जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, साथ में उसको नर्सिंग केयर देना। जैसे बेड रिडन पेशेंट रहते हैं, कोई क्रिटिकली केयर है, कोई क्रॉनिक इलनेस है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो बहुत टाइम से बेड पे है, उनकी नर्सिंग केयर करना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना, ये हमारी जॉब प्रोफाइल में आता है। मैं बात करूं हमारी ग्रेड पे, जो इनिशियल ग्रेड पे रहती है, आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में मिनिमम 42, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में 42 इनिशियल ग्रेड पे रहता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में 46 इनिशियल ग्रेड पे रहता है। जो आपकी बेसिक रहती है 46 में, वो कितनी रहती है? 44,900 स्टार्टिंग।
तो मतलब अभी के हिसाब से अगर मैं बात करूं, जी। अगर आपकी आज लगती है तो 44,900 तो आपको मिलेगा, बेसिक प्लस DA 50% है, तो ये मान लो इन हैंड आपको 75,000 यस आएगा डेफिनेटली, जो सारे अलाउंसेस मिला के मिला के। अप्रोक्सीमेटली 70-76,000 ये मैं ये मान इनिशियल स्टार्टिंग Initial। जो मेरी सैलरी है वो मुझे मिलेगी। और ये जितने भी और प्रोफेशन है, जितने भी आप किसी भी प्रोफेशन को इससे कंपेयर कर लीजिए, उन प्रोफेशन से डेफिनेटली या तो उनसे ज़्यादा है या हाँ, उनके बराबर है। बराबर। एक फर्स्ट ग्रेड की भी अपन बात करें तो ये सेकंड ग्रेड जॉब में आता है, अदर इंस्टीट्यूट में, रेलवे में ग्रुप सी में आता है, बट अदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमारी जो पोस्टिंग होती है ग्रुप बी में होती है। ग्रुप बी में उनका जो नाम रहता है वो नर्सिंग ऑफिसर के नाम से रहता है। फिर हमारा यहाँ ऑफिसर का जो कैडर है वो अलग है, इसके लिए हमको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से यहाँ पे रेलवे ने नाम दिया है। बाकी हमारा काम और वो सेम वैसा ही है। ओके, आपने जैसे जो प्रोफाइल को बताया, जी। अगर मैं सिंपलर वर्ड में लूँ तो आप ये बोल सकते हो कि हर पेशेंट पे एक डॉक्टर को नहीं रख सकते, यस इसलिए डॉक्टर देख के चले जाते हैं और वो अपनी पूरी जिम्मेदारी आपको दे जाते हैं। यस, क्योंकि एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर राउंड्स पे आते हैं, उनको देखते हैं, उनको कोई भी ट्रीटमेंट है वो एडवाइस करते हैं, बट वो 24 आवर्स अगर किसी के कांटेक्ट में रहता है तो वो एक नर्सिंग स्टाफ, अगर नर्सिंग स्टाफ उसका प्रॉपर केयर करेगा, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा, क्योंकि ट्रीटमेंट देना हमारे ही हाथ में है, ऊपर वाले के अलावा हमको देखने वाला कोई भी नहीं है कि हम पेशेंट को क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, क्या मेडिसिन दे रहे हैं, वो सिर्फ हमारे ही हाथ में। अगर हम हमारा काम ऑनेस्टी से करते हैं तो पेशेंट अच्छा होता है, अच्छा होने के बाद में जो उसकी सेहत है वो सुधार होती है और हमको ब्लेसिंग्स मिलती है उसकी। सही बात है। जी। तो अब जो प्रोफाइल तो आपने समझ ही ली होगी जी। उसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो मैं वही बोलूँगा, रेलवे की 90% जो ग्रुप सी की पोस्ट है वो सब 4200 पे ख़त्म हो जाती हैं। यस। मेडिकल को छोड़ दें अगर हम, तो इसके अलावा जो भी आप स्टेशन मास्टर की बात करो, CCI की बात करो, आप चाहे किसी भी कमर्शियल डिपार्टमेंट से लेके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, JEE की बात करो, और सबका 4200 इनिशियल है। यस। आई थिंक रेलवे में सिर्फ पहले SSC की पोस्ट जो थी ना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, वो 46 और 48 में आई थिंक रिक्रूट करते थे, वो भी रेलवे ने बंद कर दिया है, बिकॉज रेलवे ने बोला कि हमारी जो जॉब प्रोफाइल है वो टेक्नोक्रेट है। ब्यूरोक्रेट होती है वैसे टेक्नोक्रेट है, तो डायरेक्टली लोगों को सीनियर सेक्शन बना देना, और जबकि उनको सेक्शन की नॉलेज ही नहीं है, तो वो ठीक नहीं है। तो इस टाइम पे रेलवे अगर कोई एक पोस्ट है जो डायरेक्टली 46 पे रिक्रूट करती है तो वो बिल्कुल सही कहा आपने निशांत जी। और इवन ग्रुप सी ही नहीं, ग्रुप बी में भी ऐसी लगभग 70 to 80% पोस्ट ऐसी हैं जो हमारे ही बराबर है। वही आप देखेंगे जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, लगभग जो ग्रुप बी के ऑफिसर्स होते हैं वो 54 के, मतलब उनका इनिशियल 54 पे होता है, वो हमको अप्रोक्सीमेटली 5 साल में मिल जाता है। 54 पे हम भी पहुंच जाते हैं। एक बात हो रहा है, बाकी डिपार्टमेंट में अगर आप जाओगे, अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप मेडिकल लाइन में हो, मैं बोलूँगा बिकॉज 11th-12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद ना ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि करना क्या है, बिकॉज समझाने और बताने वाला कोई है नहीं। अगर आपने बायो ले रखी है और वही मैंने बताया कि आपकी फैमिली कंडीशंस वैसी नहीं है या कुछ और रीजन से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आप सोच रहे हो कि डेंटल के अलावा मेरे हिसाब से कि अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है आपको, ठीक है, उसके बाद सैलरी भी बहुत अच्छी खासी है और आप बाकी काम भी कर सकते हो ना, वो तो सब चलते ही रहेंगे। यस आप, और दूसरी बात, सैलरी के बाद में रिस्पेक्टेड जॉब है, एक नोबल प्रोफेशन में आता है नर्सिंग प्रोफेशन। आप गवर्नमेंट की भी अभी बात करेंगे तो लेटेस्ट गवर्नमेंट ने भी जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे नर्सेज को स्पेशली रिस्पेक्ट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट से जितना IPR, जिसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं, IPR बोलते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेज में, वो एक रिलेशन जो रहता है वो एक नर्सिंग स्टाफ का और एक पेशेंट का वो बहुत अलग रहता है, बहुत डिफरेंट रहता है। जो प्रोफेशन मतलब कि आप 24/7 रहते हो। जी, कोई ना कोई एक नर्सिंग स्टाफ 24/7 हॉस्पिटल में प्रेजेंट रहेगा, पेशेंट के कांटेक्ट में रहता है। डॉक्टर ऐसा कभी नहीं, कितनी बार BP लेना, टेम्परेचर वाइटल्स रिकॉर्ड करना, वाइटल्स देखना, पेशेंट की कंडीशन को असेस करना, असेस करने के बाद हम एक्चुअली उसको डायग्नोसिस करके डॉक्टर के पास में वो मैसेज भेजते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग डॉक्टर हमारे पेशेंट को एडवाइस करता है कुछ, उसके अनुसार हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। तो एक जो IPR रहता है वो एक नर्सिंग स्टाफ का और एक पेशेंट का बहुत अलग रहता है, एक घर वालों से भी, उसके घर वालों से भी ज्यादा रहता है हॉस्पिटल में आने के बाद। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो सबसे पहले जो लड्डू खाने को मिलता है वो नर्सिंग स्टाफ को मिलता है। बद्दुआएं और दुआएं दोनों हमारे साथ हैं दोनों, अगर पेशेंट के साथ में कुछ भी बुरा होगा तो डॉक्टर से पहले नर्सिंग स्टाफ है, पेशेंट के साथ में कुछ अच्छा होगा तो भी डॉक्टर से पहले नर्सिंग स्टाफ है। दोनों भी चीजें कॉइन की तरह, एक बैड है और एक गुड है, दोनों ही चीजें रहती है। तो अगर अभी हम जॉब प्रोफाइल भी समझ ली, तो अगर अभी किसी को नर्सिंग स्टाफ की प्रिपरेशन करनी है या गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है और इसी प्रोफेशन में आना चाहता है, तो कैसे उसको, पहले तो आपने जो स्टार्टिंग में बताया था
11 12 Yes, मैं repeat वो, करता हूँ। हाँ, वो आप थोड़ा स्टार्टिंग से बता दो। 10th में आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं। इन केस अगर आप 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं ले पाए, नहीं ले पाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 12th कर लीजिए। 12th के बाद में मान लो आपके पास में आर्ट्स था, कॉमर्स था, कुछ भी सब्जेक्ट था, आप क्या कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम के लिए अभी प्रेजेंट की मैं बात करूं तो करंट सिनारियो में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके पास में कंपलसरी बायो होना जरूरी ठीक है। है। आप अदर सब्जेक्ट से जीएनएम कर सकते हैं। तो जीएनएम 3 साल का एक डिप्लोमा रहता है। सबसे छोटा कोर्स नर्सिंग में वो है, अच्छा। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोलते हैं उसको। वो 3 साल का रहता है। किसी भी आप एफिलेटेड कॉलेज से जो नर्सिंग में है, जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, वहाँ पे भी नर्सिंग कॉलेजेस भी ऑलमोस्ट रहते हैं। आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का एग्जाम लगता है अभी प्रेजेंट में, गवर्नमेंट ने नीट के थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एमबीबीएस के लिए होता MBBS के है, लिए। वही नर्सिंग के लिए एलिजिबल कर दिया है। आप नीट में आप स्कोर कीजिए, अकॉर्डिंग टू योर स्कोर आपको कॉलेज मिल जाएगा, नर्सिंग कॉलेज मिल जाएगा। इनकेस आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता है, आपको नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज भी कुछ सीटें जो उनकी कोटा की सीटें होती हैं, उनको छोड़ के वो भी नीट के थ्रू भरते हैं। उनको वो भी फिलअप पैसे ही होता है। तो पहला तो आप ये कर सकते हैं, जीएनएम करने के बाद में वो 3 साल का रहता है। 3 साल होने के बाद में आप चाहें तो उसमें आगे पोस्ट बीएससी, ठीक है। पोस्ट बेसिक कोर्स रहता है। पोस्ट बीएससी 1 साल का करने के बाद में आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। इन केस अगर आप पीसीबी लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपने 10th में लिया है, 11 12 पास करने के बाद में आप डायरेक्टली ये सेम प्रोसेस है, ठीक है। नीट के थ्रू आप जा सकते हैं, आपको कॉलेज मिलेगा। कॉलेज के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स रहता है। एक लगभग 6 महीने की उसमें इंटर्नशिप रहती है। लगभग 4.5 से 5 साल लग जाते हैं। जैसे एमबीबीएस को 6.5 साल लगता है, वैसे उससे एक कम साल ही हमको लगता है। ठीक है। जो एमबीबीएस है वो टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है उनका, उन्हीं के जैसा सेम हमको जितने भी कोर्सेज रहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं। मैं बात करूँ नर्सिंग की तो हमारे बीएससी नर्सिंग में 4 साल में लगभग 23 सब्जेक्ट रहते हैं। अच्छा। तो 23 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, सभी वो थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी वो सब करना है। आपकी हॉस्पिटल्स में जो इंटर्नशिप है वो लगेगी। हर साल आपकी ड्यूटीज़ लगती है, जैसे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती है वैसे इंटर्नशिप आप एज ए इंटर्न काम करते हो, एज ए रेजिडेंट आप काम करते हो। उसके बाद में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब 2 तरह की है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में भी नर्सिंग की वैकेंसीज निकलती है नर्सिंग ऑफिसर के नाम से, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी निकालता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑटोनोमस बॉडी आता है सबसे पहले, जिसमें अपने भारत देश में जितने भी एम्स हैं। एम्स, ओके। यस, उसके बाद 25 है आई यस, और भी अभी बढ़ने बढ़ने वाले हैं। हैं। कंटिन्यू मोदी गवर्नमेंट बढ़ा रही बढ़ा है। रही है। उसके बाद में ईएसआईसी हॉस्पिटल्स है। ठीक है जी। ईएसआईसी के बाद में आपको सीजीएचएस हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हेल्थ के अंदर स्कीम जो आते हैं वो हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में हर जगह आप जाएंगे। उसके बाद में रेलवे जो अपने पास में ऑप्शन, रेलवे हॉस्पिटल्स है। ऐसे आर्मी हॉस्पिटल्स है। ऐसे टोटल मिला के 5 आते हैं स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के। स्टेट गवर्नमेंट में अपने अपने स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल जिनको अपन बोलते हैं, पीएचसी, सीएचसी, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो रहता है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उनका एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। जैसे अगर मैं पर्टिकुलर रेलवे की बात करूँ तो रेलवे में आरआरबी के थ्रू हमारा रिक्रूटमेंट होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो अभी भी आपने अगर देखा होगा तो अभी प्रेजेंट में वैकेंसी आई हुई है लगभग 800 के आसपास नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के नाम से ऑल ओवर इंडिया आरआरबी में वैकेंसी आई हुई है, जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में लगेगा। उसके थ्रू आप और एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न अगर मैं रेलवे की, हर इंस्टीट्यूट का एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है। एम्स अपने हिसाब से लेता है, ईएसआईसी अपने हिसाब से लेता है, रेलवे अपने हिसाब से लेता है। मैं पर्टिकुलर रेलवे की बात करूं तो रेलवे में अभी जो प्रेजेंट में जो एग्जाम पैटर्न है उसमें 70 क्वेश्चंस आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आएंगे, जो भी आपका नर्सिंग प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आएंगे। और 30 जो क्वेश्चन है उसमें 5-6 सब्जेक्ट रहते हैं नर्सिंग, अपने जो जनरल नॉलेज है, मैथ है, हिंदी है, और जनरल साइंस है, एप्टीट्यूड है, ये सब जो रहते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट्स, वो 30 ऐसे 70 और 30 का रेशियो रहता है टोटल। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, मतलब 0.33%। तो 100 का तो ये 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का पेपर होता है, और उसमें 0.33% का नेगेटिव मार्किंग रहता है। 70 क्वेश्चन आपके प्रोफेशन से रिलेटेड आते हैं, 30 आपके नॉन प्रोफेशनल क्वेश्चन आते हैं। तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक ही पेपर होगा 100 को? यस, एक ही पेपर होता है। सबसे अच्छी बात यही है कि कोई प्री एग्जामिनेशन नहीं, कोई पोस्ट एग्जामिनेशन नहीं, कोई वाइवा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। यस, सिर्फ एक ही एग्जाम आपको देना है। अगर आपने उसको, आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, आपने उसको क्लियर किया, तो आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के होने के बाद में आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और वैसे ये जैसे एग्जाम है, इसमें अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूँ तो जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने 2019 में एग्जाम दिया था। 2020 का 7 जनवरी 2020 का मेरा ज्वाइनिंग है। तो 2019 लगभग शायद
जुलाई अगस्त में मैंने एग्ज़ाम दिया था, मार्च अप्रैल में नोटिफिकेशन निकला था। तो उस टाइम 1109 पोस्ट थी ओके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की ऑल ओवर इंडिया में, जैसे कि अभी 800 है अप्रोक्सीमेटली। उस टाइम 1109 पोस्ट थी। तो 1109 पोस्ट में लगभग 5-6 लाख बंदों ने एग्जाम दिया। But मतलब फिर- बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हाँ, लेकिन- कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बट मैं फिर भी बोलूँगा ये अगर आप कंपटीशन है, बट अगर आप उसको बाकी एग्जाम से कंपेयर करोगे जी, तो बाकी एग्जाम में कुछ आई थिंक 2 करोड़ या 3 करोड़ लोगों ने यस फॉर्म यस भरा यस था। जैसे एनटीपीसी की मैं बात करूं हाँ। या ग्रुप डी की मैं बात करूं, उस उसमें ग्रुप डी तो- में भरने वाले, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोफेशनल एग्जाम है, इसके Professional लिए आपके exam पास है। पर्टिकुलर प्रोफेशनल डिग्री होनी होनी चाहिए। चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो इंजीनियर में डिग्री होनी चाहिए, वैसे डिग्री एक प्रोफेशनल एग्जाम है। तो हर कोई ये डिग्री करता भी नहीं है। जैसे बिल्कुल। एमबीबीएस के लिए लोग एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, पीजी कोर्स के लिए, यूजी कोर्स के लिए। तो यही इस एग्जाम को में एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीएनएम होना मैं चाहिए, वही- उसके अलावा आप एग्जाम नहीं दे सकते। इसलिए बोला था कि अगर मान लो Yes. अभी आप 11th-12th में हो Yes. और आपको डिग्री करनी है जी, तो वो डिग्री करके जिसके बाद आपको 3 करोड़ लोगों के बीच में एग्जाम देना पड़े बहुत ज्यादा या- competition हाँ, हो गया। या उसकी जगह एक जगह डिग्री करके जहाँ आपका थोड़ा अगर इंटरेस्ट हो तो जी, जहाँ डिग्री देने के बाद आपको 5-6 लाख लोगों में बैठना पड़े तो। और आपने बताया इतने सारे ऑप्शंस भी हैं, ऑप्शंस स्टेट्स में भी है, सभी एक एक हर एक Yes. चीज सर ने बताई है Yes, हमको। तो आई थिंक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जी। तो हम कोशिश करेंगे थंबनेल भी ना ये जो 11th-12th और उसके बाद जो स्ट्रगलिंग बच्चे हैं उनके हिसाब से ही बनाए ताकि वो ज़्यादा वीडियो देखें। अगर इसके बाद हम बात करें कि आपका चैनल ऑफ प्रमोशन जो रहता है वो कैसा रहता है? निशान जी, इसमें जो चैनल ऑफ प्रमोशन है, मैंने आपको बताया इनिशियल ग्रेड पे हमारा 46 है। रेलवे की अगर पर्टिकुलर रेलवे की बात करूं तो हम ग्रुप सी में आते हैं। अदर इंस्टीट्यूट में आप कहीं पे भी जाएंगे तो हम ग्रुप बी में आते हैं फर्स्ट। जब हमारा प्रमोशन होता है रेलवे में, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हर 2 साल में हमारा प्रमोशन है। अच्छा, तो अभी मैं मेरी बात करूं तो मुझे 48 लेके 2 साल हो गए, 48 ग्रेड पे हूँ और मुझे 2 साल हो चुके हैं। अगली साल में 54 के लिए एलिजिबल, तो मुझे 54 मिल जाएगा अगर मैं ट्रांसफ़र के लिए नहीं लगाता हूँ। सबसे अच्छी बात, रेलवे में चैनल ऑफ प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं। प्रमोशंस के साथ में जो आपको प्रमोशन है वो टाइम से मिलते हैं और जल्दी मिलते हैं, अदर देन इंस्टीट्यूट। रेलवे के अलावा जितने भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे आपको जो चैनल ऑफ प्रमोशंस है वो हैं, बट उनमें कभी कभी एमएससीपी ऐड होता है, मॉडिफाइड एश्योरेंस जिसको अपन बोलते हैं, कैरियर प्रोग्रेस। वो आपको 10 साल में मतलब 10 मिलेगा साल या मतलब- मिनिमम 5 साल बाद मिलता है हाँ। एक प्रमोशन, बट रेलवे में वो आपको 2 साल में मिल जाता मिल जाता है। तो चैनल ऑफ प्रमोशंस रेलवे में बहुत अच्छे हैं अदर देन एज कंपेरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आपको आपके एरिया में पोस्टिंग मिल गई जी जी जी, और ये वाली जॉब मिल गई तो जी। कुछ और सोचने की ड्रीम जॉब। तो ऐसा है। यस अच्छा, इसके बाद अगर ड्यूटी आवर्स की बात करें तो ड्यूटी प्रोफाइल क्या है? यस, ड्यूटी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो वो भी हर इंस्टीट्यूट में अलग अलग होती है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में 6 घंटे की ड्यूटी है हमारी, और शिफ्ट वाइज चलती है। जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाता है तो आपको इंचार्ज का एक ओहदा मिल जाता है। तो जब आप इंचार्ज बन जाते हैं, जैसे किसी वार्ड के इंचार्ज बन गए, आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे तो आपने कैजुअलिटी देखा होगा, हाँ, मेडिकल वार्ड देखा होगा, ऑर्थो वार्ड देखा होगा, ऑप्थेल्मिक वार्ड देखा होगा, सर्जिकल वार्ड, बहुत सारे वार्ड रहते हैं, उनका पर्टिकुलर एक इंचार्ज बन जाते हैं। इंचार्ज का मतलब ज़्यादातर केसेस में मॉर्निंग ड्यूटी रहता है, 6 आवर का एक ड्यूटी रहता है Okay. यहाँ पे। पर हमारे पर्टिकुलर रेलवे में 8 घंटे का ड्यूटी है। अभी शिफ्ट में ड्यूटी चल रहा है, 24 आवर्स को 3 शिफ्ट में बांटा हुआ है, और 8 घंटे का मॉर्निंग। जैसे मेरा मॉर्निंग चलता है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, ओके इवनिंग रहता है तो 3 से 11 बजे तक, ओके और नाइट रहता है तो 11 से सुबह 7 बजे तक। ओके। ऐसे 3 शिफ्ट में रेलवे में चलता है। अदर इंस्टीट्यूट में लगभग 6 घंटे का ड्यूटी रहता है, 4 शिफ्ट रहती है। अच्छा, 6 घंटे की ड्यूटी यस, और 4 शिफ्ट रहती है। सही है। मतलब जी। अगर तुम स्टेट की प्रिपरेशन ऑटोनोमस बॉडीज में भी 3 शिफ्ट रहती है। वहाँ पे कैसा रहता है, 6-6-12 का चलता है। मतलब अच्छा। मॉर्निंग रहता है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, फिर इवनिंग रहता है 2 से 8, ओके और जो नाइट रहता है वो 8 से 8। मतलब 12 घंटे का रहता पर वो आई थिंक वैसे देखा जाए तो इंडिविजुअल को 8 घंटे ही पड़ेगा वो। यस यस। हाँ और वहाँ क्या रहता है, रेलवे में अगर मैं शिफ्ट की बात करूँ तो वहाँ पे जो शिफ्ट रहता है रेलवे का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है अदर इंस्टीट्यूट से। ओके जैसे वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नाइट ड्यूटीज जो रहती हैं वो लगभग 4 से 5 ही रहती है पूरे महीने में। ठीक है ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर्टिकुलर रेलवे की बात करूँ तो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 नाइट ड्यूटीज आती है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा ही आती है, 2-3 ज़्यादा ही मान के चलिए, तो 10 से 12 एक महीने में नाइट मतलब स्टार्टिंग में अगर आप जॉब लगे हो जी, तो जी, आपको थोड़ा सा जी। ये वाला शिफ्ट थोड़ा चेंज करना, ये जी। मतलब आपको थोड़ा ये आप हेक्टिक बोल सकते हो, जी। बट वही है कई आजकल के तो बच्चे जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी डेफिनेटली मिलेगा। बट ठीक है कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, कुछ नुकसान है, आजकल कुछ वैसे भी कोई 3 बजे पहले सोता नहीं है। हाँ, आजकल का कुछ इश्यू नहीं है, वैसे लोग रात में जगते ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे तो यशवंत जी अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो उसका क्या मतलब क्या रहता है प्रोसेस?
देखिए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस बॉडी है और हमारा रेलवे है, हम्म, तो रेलवे में ये सुविधा है ट्रांसफ़र की। एक ESIC, वहाँ पे एक सुविधा है अभी करंट सिनारियो में। एम्स में अभी ये प्रेजेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। ऑटोनॉमस बॉडीज़ में जहाँ आपको, जैसे आप एम्स पटना में लग गए, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो आपको पूरी ज़िंदगी एम्स पटना में ही जॉब करना है। ओके। नहीं तो आपको दूसरे एम्स में एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, अच्छा। ऐसा है। बट रेलवे और ESIC में ये सुविधा है। रेलवे की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो हम अभी तक प्रेजेंट सिनारियो के हिसाब से मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर आप एक डिवीजन में हैं तो मिनिमम 2 ईयर्स, आप एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में जाना चाहते हैं तो मिनिमम 2 ईयर्स। जैसे मैं शोलापुर डिवीजन में हूँ और मुझे पुणे डिवीजन जाना है तो मुझे मिनिमम 2 ईयर्स शोलापुर डिवीजन में काम करना पड़ेगा। ओके। और अगर मुझे जोन चेंज करना है, मुझे सेंट्रल रेलवे से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में जाना है, नॉर्थर्न रेलवे में जाना है, NCR में किधर भी जाना है, तो मुझे मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ मतलब वो जो सब पे लगा एक हुआ है। डिवीजन में देना पड़ेगा, वो कंपलसरी सब पे लागू सब पे है। लगा हुआ तो है। मिनिमम 5 ईयर्स आपको वहाँ जॉब करना पड़ेगा। जॉब के बाद में आप ट्रांसफर के लिए एलिजिबल है, आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी HRMS के थ्रू अपन जानते हैं ट्रांसफर भी ऑनलाइन हो Online हो गया गया है, तो वो प्रोसेस भी थोड़ा ईजी हो गया है Easy। और गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है धीरे धीरे। वो आने वाले सालों में और भी बहुत ज़्यादा ईजी हो Smooth हो जाएगा, जाएगा। स्मूथ हो जाएगा, लोगों को ईजी रहता है। क्योंकि अपन, एक तो उसमें सबसे अच्छी बात है कि एक जो फाइल मूवमेंट दिखता रहता फाइल है। मूवमेंट है, दूसरी बात जो पार्शियलिटी होती थी हाँ। वो नहीं होने पा रही है, सबसे अच्छी बात है। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको एक्चुअली कुछ कंडीशन है, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम है, आप और आपको स्पाउस का एक हाँ। प्रॉब्लम है, एक म्यूचुअल ट्रांसफर अगर आपको मिल रहा है, ऑन रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं, आप विडो ट्रांसफर लगा सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट ट्रांसफर लगा सकते हैं। ये सभी सुविधाएं रेलवे में रेलवे में। आपको ट्रांसफर फैसिलिटीज 101% मिल तो जाएगी। मैंने एक चीज़ देखी है, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और से भी कंपेयर किया है, बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, बट ट्रांसफ़र की पॉलिसी जो रेलवे ने बना के रखी है ना, वो बहुत, अभी ऑनलाइन आने के बाद से जो सबसे अच्छी चीज़ जो HRMS की है वो क्या है, जो एक ह्यूमन बीइंग फील करता है जब उसको अपनी फाइल दिखती रहती है ना, Yes। जब तो चाहे वो एक फाइल एक ही आदमी के पास 10 दिन से पड़ी रहे, 20 दिन पड़ी रहे, लेकिन उसको फिर भी अच्छा लगता और है। वो उसके लिए ट्राई कर सकता है, हाँ। पर्टिकुलर उस ऑफिसर से जाके मिल मिल सकता सकता है है। कि सर मेरे फाइल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्या रीजन है मुझे बताइए। अगर फाइल में कुछ कमी है इन केस, हाँ। या ट्रांसफर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बात कर काफी सकते हद तक सॉल्व हुए। और अभी आने वाले समय में जैसे जैसे ये प्रोसेस और भी स्मूथ होता Smooth हो जाएगा, जाएगा। तो ऑटोमेटिक लोगों को भी समझ में आएगा और जो ट्रांसफर की फैसिलिटीज है वो ईजी हो जाएगी। जी, जी। अभी रेलवे भी, गवर्नमेंट भी है, वो काम कर रही है, काम कर रही है। कंटिन्यूसली काम कर रही है। मेरे को याद है HRMS में कंटिन्यूसली मॉड्यूल आते ही रहते हैं। स्टार्टिंग में देखा, जब लोग ट्रांसफर लगाते थे कुछ चीजें हम भी लगाते जी, थे कई, तो वो सोचते थे यार फाइल किसके पास है, जी, उनको फाइल पता ही कहीं- है, मैनू तक पता नहीं रहता था हाँ। कि उनका NOC आके एक्सपायर हो जाता था, उनको पता ही पता ही नहीं लगता मेरा था। फाइल और कहाँ पे। डीलिंग क्लर्क से भी अगर तुम बात करते हो तो वो भी इतना पजल्ड काम में बिजी रहता था, उसको Yes। भी वो हाँ आई है इतना बोल के खत्म कर देता था। तो ये अच्छा है। अगर हम अब वीडियो को हम समराइज करें, खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो लास्ट में आपका कोई मैसेज हो तो? देखिए, अगर मैं मेरे प्रोफेशन की बात करूँ तो मेरे लिए तो ये बेस्ट प्रोफेशन है दुनिया में। बाकी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, सबके लिए अपने अपने प्रोफेशन बेस्ट होते हैं। और नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में मैंने आपको टोटल जितनी भी मुझे लगा मुझे बताना चाहिए था, और जितना मुझे नॉलेज है, मेरी नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको एक जानकारी देने की कोशिश करी है। आप आना चाहें तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, बहुत ही रेस्पेक्टेड प्रोफेशन है। फाइनेंशियली भी ये जितने भी प्रोफेशंस हैं उनके कंपैरिजन में बहुत आगे है, बहुत बहुत आगे है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। स्टडी के लिए एक बार बोल दिए, लाइक सब्सक्राइब यस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।